Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our social study book of class 6th and dear students, as you know we are studying our geography part of this lesson of this book। हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस बुक का ज्योग्राफी पार्ट एंड वी आर स्टडिंग द फर्स्ट लेसन ऑफ ज्योग्राफी। हम लोग स्टडी कर रहे हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन विच इज द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम, और जो कि है अर्थ एंड सोलर सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस बुक दिस चैप्टर इन आवर प्रीवियस वीडियोज। अपने पिछले वीडियोज में हम लोग ये लेसन कंप्लीट कर चुके हैं एंड वी हैव आल्सो कंप्लीटेड सम क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन। हम लोग इस लेसन के क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर चुके हैं कुछ मात्रा में एंड टुडे वी हैव टू स्टार्ट द बियॉन्ड द टेक्स्ट द पार्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। जो क्वेश्चन आंसर्स का ये वाला जो पार्ट है बियॉन्ड द टेक्स्ट, यहां से आज हमें स्टार्ट करना है। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव गिवन यू, मैंने आपको दे दिए हैं द 5 MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द कॉलम्स, द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, द 4-5 लाइन आंसर क्वेश्चंस। आई हैव गिवन यू ऑल दीज क्वेश्चंस इन माई लास्ट वीडियो। पिछले वीडियो में ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको दे चुका हूं एंड आई होप यू हैव कंप्लीटेड दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक इन ए गुड हैंड राइटिंग, और आशा करता हूं कि ये सभी क्वेश्चंस आपने अपनी नोटबुक में कर लिए होंगे अच्छी और जमा कर सुंदर हैंड राइटिंग में। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू लर्न देम आल्सो। इनको लर्न करने की भी कोशिश करें बिकॉज यू हैव टू गिव ए क्लास टेस्ट, मंथली टेस्ट ऑन द कमिंग द नेक्स्ट सैटरडे 26 सितंबर। आने वाला जो सैटरडे है, जो 26 सितंबर का जो नेक्स्ट सैटरडे है, उस पर आपको टेस्ट देना है हर एक सब्जेक्ट का। जो भी स्टडी, जो भी रिटन वर्क हमने फर्स्ट टेस्ट के समय तक अपनी नोटबुक में कर लिया था, उसके बाद में हमने जो भी वर्क किया है, पिछले टेस्ट के बाद जो भी हमने वर्क किया है, वो आपका सिलेबस होगा अगले टेस्ट के लिए। सो प्लीज ट्राई टू लर्न देम अबाउट योर सिलेबस। आपका जो भी सिलेबस बनता है पिछले टेस्ट के बाद में, उसको लर्न करने की कोशिश करें क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे को आपका टेस्ट होने वाला है। लेट्स ट्राई टू कंप्लीट द आंसर एंड क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन टुडे। आइए आज इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर बच गए हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करें। लेट्स स्टार्ट द टुडेज स्टडी। आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन इज, अगला जो इस लेसन का पार्ट है वो है बियॉन्ड द टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब होता है पाठ, बियॉन्ड यानी होता है परे या उससे आगे। बियॉन्ड द टेक्स्ट का मतलब होता है पाठ से परे यानी पाठ से आगे की कुछ चीजें, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है एनरिचमेंट एक्टिविटीज। एनरिच करना यानी पोषण प्रदान करना, समृद्ध करना। समृद्ध करने की कुछ एक्टिविटी है जो कि नॉलेज से हमें एनरिच करेगी, ज्ञान से समृद्ध करेगी। ऐसी कुछ एक्टिविटीज यहां पर दी गई है एंड दीज ऑल एक्टिविटीज इन दिस बॉक्स आर वी हैव टू सर्च फ्रॉम द नेट स्पेशली। ये जितनी भी एक्टिविटी यहां पर इस नीले बॉक्स में दी गई है, ये सब एक्चुअली क्वेश्चन आंसर नहीं है, दीज आर एक्टिविटीज। एक्चुअली ये एक्टिविटीज है जो हमें करनी है। एक एक एक्टिविटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये सब एक्टिविटीज जो इस ब्लू बॉक्स में दी हुई है ये करना आपको ही है। आई एम मेक अवेलेबल टू यू द इंटरनेट वीडियोज रिलेटेड टू दीज एक्टिविटीज अलोंग विद टूडेज वीडियो। आज का जो वीडियो है इसके साथ में मैं कुछ इंटरनेट से डाउनलोड करके कुछ और भी वीडियो आपको भेजूंगा आज ग्रुप में, और उसमें मैं ये मेंशन करूंगा हर वीडियो के साथ में कि वो किस क्वेश्चन से रिलेटेड है। हर एक क्वेश्चन के साथ में, हर क्वेश्चन में कुछ नॉलेज
कलेक्ट करने की एक्सपेक्टेशन की गई है। हर क्वेश्चन जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें कुछ एक्टिविटी करने के लिए आपको कहा गया है। वो एक्टिविटी आप करें या न करें, मैं चाहता हूं कि उसका नॉलेज आप तक जरूर पहुंचे, और वो नॉलेज आप तक पहुंचाने के लिए मैंने इंटरनेट से कुछ वीडियोज सर्च किए हैं। वो वीडियोज में इनके साथ में आपके आज के वीडियो के साथ में मैं अटैच करूंगा, उनको आप जरूर देखें, और उनके बेसिस पर देखने के बाद, उनको समझने के बाद में अगर कुछ रिटन वर्क यहाँ पर आप कर पाते हैं तो उसको जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। ये ब्लू बॉक्स जो कि है बियॉन्ड द टेक्स्ट, यानी पाठ से परे। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ब्लू बॉक्स इज, पहला जो क्वेश्चन है इस ब्लू बॉक्स का वो है पेनिंग योर थॉट्स। पेन से बना है पेनिंग, यानी अपने पेन से कुछ लिखना, उसको पेनिंग कहते हैं। लेखनबद्ध या पेन से अपन कुछ लिखते हैं तो उसको पेनिंग कह सकते हैं हम। पेनिंग योर थॉट्स, आपके विचारों को लेखनबद्ध करें, पेनिंग करें, यानी अपने विचारों को लिखें। इसका जो सेंस है वो है आपके थॉट्स को लिखें। तो इसमें किन थॉट्स को लिखने की बात की गई है, पढ़ते हैं इसको। यू मस्ट हैव ऑफन गेज्ड। गेज्ड का मतलब होता है ध्यान से देखना किसी चीज को, ताकना। जब हम कई बार ताकते रहते हैं कई चीजों को, ध्यानपूर्वक देखते रहते हैं, उसको गेज्ड कहते हैं। यू मस्ट हैव ऑफन गेज्ड, आपने अधिकतर, आपने कई बार या अधिकतर ताका होगा, आपने अधिकतर ध्यान से देखा होगा। इन वंडर यानी आश्चर्य से, आपने आश्चर्यपूर्वक कई बार, अधिकतर आप देखते होंगे। एट द नाइट स्काई, रात्रि के आसमान को, अधिकतर आप नाइट के स्काई को, रात्रि के आसमान को ध्यान से टकटकी लगाकर या ताकते हुए देखते होंगे। राइट ए डायरी एंट्री, लिखिए एक डायरी की एंट्री, यानी एक कुछ डायरी जो होती है, कई लोग डायरी लिखते हैं, उसमें अपने दिन भर की बातें वो लिखते हैं, तो एक डायरी की एंट्री लिखिए। ऑन योर स्टार गेजिंग, तारों को ताकने की एक्सपीरियंस, आप जो स्टार गेजिंग का जो आपका एक्सपीरियंस है यानी अनुभव है, रात्रि को जब आप तारों को ताकते हैं, गेज करते हैं, तो उसका क्या एक्सपीरियंस आपको आता है, क्या आपको महसूस होता है। इन अबाउट 75 वर्ड्स, 75 वर्ड्स में लिखना है। देखिए एक लाइन में लगभग 10 वर्ड्स होते हैं, तो 75 वर्ड्स 75 वर्ड्स के मतलब हो गया 7.5 लाइन, लगभग 7.5 यानी 7.5 लाइनें आपको लिखनी है कि नाइट में जब आप आसमान में तारों को देखते हैं तो कैसा लगता है आपको, कैसा लगता है, क्या क्या दिखता है, ये सारी चीजें आपको इन 7.5 लाइनों में यानी 7-8 लाइनों में लिखनी है। हिंदी में लिख सकते हैं आप, मैं आपको ये रिलैक्सेशन दे रहा हूं कि आप अपने मन के विचारों को हिंदी में लिख सकते हैं। देखिए जो क्वेश्चन आंसर लेसन से रिलेटेड है वो मैं आपको बता रहा हूं, आगे भी बताऊंगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपसे एक्सपेक्ट की जाती है, जो आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप खुद वो चीजें करें। हाँ, उसमें कुछ कमी रहेगी तो हम आपको गाइड करेंगे, बताएंगे, लेकिन एक बार का हम लोग चाहते हैं कि आप उसको करें। इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो भी अटैच करूंगा, आज मैं 2-3-4 वीडियो और भी भेजूंगा। ये तो मेन वीडियो है, वो छोटे छोटे वीडियो होंगे जो इंटरनेट से डाउनलोड किए हुए तो नहीं कह सकते, इंटरनेट से वो सर्च किए हुए वीडियो होंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे इन क्वेश्चंस का आंसर देने में। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि आसमान में जब आप तारों को, स्टार्स को गेज्ड करते हैं, जब उनको ताकते हैं, ध्यानपूर्वक देखते हैं, तो क्या एक्सपीरियंस होता है आपको, क्या अनुभव होता है। तो आपको अपना रात्रि को, आसमान को देखने का जो अनुभव है कि नाइट में जब आप स्काई को गेज करते हैं तो कैसा एक्सपीरियंस आपको होता है, वो आपको लिखना है 7-8 लाइन में, क्या क्या दिखता है आपको आसमान में। तो ये, और हिंदी में लिखने की मैं आपको छूट दे रहा हूं। तो ये आपको क्वेश्चन लिखना है और फिर इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो जरूर एक क्वेश्चन आंसर है जिसको आपको रिटर्न में करना है। देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन आंसर ही है, तो ये भी आपको रिटर्न में करना है। ये क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है, उसके बाद आंसर में वो 7-8 लाइनें आपको लिखनी है। अब ये 7-8 लाइनें लिखने के लिए एक वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा और उसमें मेंशन कर दूंगा कि वो इसका वीडियो है
तो वो पहले आप देख लेना, उसमें से आपको कुछ हेल्प मिलती है तो उसमें से भी आप कुछ चीज़ें लिख सकते हैं, और नहीं तो आप अपने लेवल पर भी चीज़ें लिख सकते हैं। 7-8 लाइन में आपको ये लिखना है कि आसमान में रात को जब अपन आसमान देखते हैं तो कैसा लगता है, क्या क्या दिखता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन भी आपको रिटर्न में करना है। सेकंड क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन आंसर है जो रिटर्न में करना है आपको। पिक्चर रीडिंग यानी चित्र को पढ़ना। ये यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रहा है, ये एक भालू का चित्र है। ये एक कॉन्स्टलेशन है एक्चुअली, तारों का समूह हम पढ़ चुके हैं इस लेसन में कि जब तारे जो होते हैं, स्टार्स जो होते हैं, वो मिलकर के एक अलग प्रकार की स्पेशल एक पैटर्न बनाते हैं जिसको पहचाना जा सकता है, जो किसी जानवर की तरह दिखता है या किसी ऑब्जेक्ट की तरह दिखता है, उसको कॉन्स्टलेशन कहते हैं, नक्षत्र मंडल या तारा समूह कहते हैं। तो ये भी एक कॉन्स्टलेशन है जिसको ग्रेट बियर कहते हैं, बड़ा भालू। कई प्रकार के कॉन्स्टलेशंस होते हैं, हमने पढ़ा है, तो ये भी एक प्रकार का कॉन्स्टलेशन है। चूंकि ये जब अब इसको फिगर आउट करेंगे, जब इसको बनाएंगे तो ये एक भालू की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम है ग्रेट बियर। और इसी में हमारा सप्तऋषि मंडल भी छुपा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये जो देखो आप क्वेश्चन मार्क जो बन रहा है, ये जो क्वेश्चन मार्क बन रहा है, ये सप्तऋषि मंडल है। और ये सप्तऋषि मंडल के ये जो 2 स्टार होते हैं, इनको अगर आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ पोल स्टार होता है। ये पोल स्टार को बताते हैं, यानी पोल स्टार जो सप्तऋषि मंडल के ये वाले जो 2 स्टार होते हैं, इनसे अगर लाइन को एक आगे बढ़ाया जाए तो ये पोल स्टार इसके सीध में होता है। पोल स्टार की जो सिचुएशन है वो बदलती नहीं है, वो एक ही जगह से हमेशा अराइज होता है। और ये जो सप्तऋषि मंडल है ये जरूर घूमता रहता है, पूरा रहेगा इसी तरह का, लेकिन ये इस पोल स्टार के चारों ओर अलग अलग दिनों में अलग अलग जगह आपको दिख सकता है। तो ये अपन तो सप्तऋषि मंडल को ही जानते हैं और क्लियरली ये सप्तऋषि मंडल ही दिखता है, लेकिन इसके साथ में अगर इन और स्टार्स को भी ऐड कर दिया जाए तो फिर ये एक भालू की आकृति बनती है जिसको ग्रेट बियर कहते हैं। इसमें आप काउंट करेंगे तो कितने स्टार्स हैं टोटल मिला के ग्रेट बियर में, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो अपने हो गए 7 सप्तऋषि मंडल वाले 7 स्टार। उसके बाद में 7 के बाद में 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ग्रेट बियर में टोटल 18 स्टार हैं। तो यहां पर ये जो, और यहां पर पोल स्टार है लिखा हुआ भी है, पॉइंट्स टू द पोल स्टार, ये पोल स्टार का पॉइंट है जो सप्तऋषि मंडल के ये जो 2 स्टार्स होते हैं इसकी एकदम इसी लाइन में आगे चल करके पोल स्टार होता है। तो ये एक यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है और इसको रीड करने के लिए यहाँ पर कहा हुआ है, तो अपन ने इसमें जो बातें रीड करनी थी वो कर ली है। अब इसी के बेसिस पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। लुक एट द कॉन्स्टलेशन केयरफुली, कॉन्स्टलेशन पर केयरफुली यानी सावधानी से, लुक यानी देखें। अब इसमें यहां पर 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस कॉन्स्टलेशन के बेसिस पर। व्हाट इज इट कॉल्ड, व्हाट इज इट कॉल्ड, क्या है यह कहलाता, यानी ये क्या कहलाता है। तो हम लोग इसको ग्रेट बियर कहते हैं, इस कॉन्स्टलेशन को तो हम लिखेंगे इट इज कॉल्ड द ग्रेट बियर, इट इज कॉल्ड द ग्रेट बियर, ये कहलाता है ग्रेट बियर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन लिखने के बाद में। फिर आप एक 1 लाइन ब्लैंक लीव कर दें। देन क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी स्टार्स यानी कितने तारे मेकअप यानी बनाते हैं दिस कॉन्स्टलेशन, इस कॉन्स्टलेशन को कितने तारे मिलकर बनाते हैं। तो हमने अभी काउंट कर लिए थे सारे, तो ये 18 स्टार्स हैं। तो यहां पर हम लोग इसको लिख देंगे, हाउ मेनी की जगह आपको 18 लिख देना है केवल। 18 स्टार्स मेकअप दिस कॉन्स्टलेशन, 18 तारे मिलकर के इस कॉन्स्टलेशन को बनाते हैं। देन यू हैव टू लीव ए ब्लैंक लाइन। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टार यानी कौन सा तारा कैन बी लोकेटेड, लोकेट किया जा सकता है, स्थिति का पता लगाया जा सकता है विद इट्स हेल्प, इसकी हेल्प के साथ। इसकी हेल्प के साथ किस स्टार की पोजीशन को लोकेट किया जा सकता है, तो पोल स्टार का पता लगाया जा सकता है इससे। तो हम लोग यहां पर विच की जगह पोल लिख देंगे केवल, POLE, पोल, स्टार तो लिखा हुआ ही है। तो पोल स्टार कैन बी लोकेटेड विद इट्स हेल्प,
पोल स्टार इसकी हेल्प से लोकेट किया जा सकता है, ये हमें लिखना है। तो इस तरह से हमने इसके जो तीनों क्वेश्चंस थे उनके आंसर यहाँ पर प्रिपेयर कर लिए हैं। आपको ये कंप्लीट जो भी रिटर्न में लिखा हुआ है सारी चीज़ें लिखनी है और क्वेश्चन के बाद में आंसर भी लिखना है। और ध्यान रखिए तरीके से और सिस्टमेटिक ढंग से काम करें। लेटर्स, एक एक लेटर क्लियर दिखना चाहिए, वर्ड्स के बीच में स्पेस मेंटेन करें। अगर आप इस तरह से वर्क करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ध्यान रखिए ज़्यादा पार्ट रेड में नहीं करें आप। जब आपको लगे कि ज़्यादा पार्ट रेड में हो रहा है तो आप उसको ब्लू में कर लें। कम पार्ट रेड में करें और ज़्यादा पार्ट ब्लू में करें। कई बार जब ऐसा होता है कि बड़ा क्वेश्चन होता है, आंसर छोटा सा होता है, तो क्वेश्चन तो पूरा रेड में लिख देते हैं, आंसर ब्लू में लिखते हैं। ऐसा नहीं करें। जो उसका कम पार्ट है, अगर क्वेश्चन का पार्ट कम है तो आप क्वेश्चन रेड में करें, अगर आंसर छोटा है तो आप आंसर रेड में करें। जो पार्ट कम है क्वेश्चन और आंसर्स में से उस पार्ट को आप रेड में करें, जो ज़्यादा बड़ा पार्ट है क्वेश्चन आंसर का वो आप ब्लू में करें। तो इस तरह से इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आप करें। क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको रिटर्न में करना है, ये आपको सेल्फ करना है। हिंदी में आप कर सकते हैं 7 to 8 लाइन में। इसके लिए आपको वीडियो में दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपन ने यहाँ पर कर ही लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 ओपन डिस्कशन, यानी खुली चर्चा। खुली चर्चा है, ये डिस्कशन है। अर्थ कैन सपोर्ट लाइफ, धरती लाइफ को सपोर्ट करती है, यानी धरती पर लाइफ है, यहाँ पर जीवन है। बिकॉज, क्योंकि एवरीथिंग यानी हर चीज, टेम्परेचर यानी तापमान, वाटर यानी पानी, एटमॉस्फेरिक यानी कि वायुमंडलीय, गैसेज यानी गैसें, प्लांट्स यानी पौधे, एनिमल्स यानी जानवर, एटसेट्रा यानी आदि, आर इन परफेक्ट बैलेंस। ये सारी चीजें पृथ्वी पर, अर्थ पर परफेक्ट बैलेंस में है, इसलिए यहां पर जीवन है। डिस्कस इन क्लास, क्लास में डिस्कस करें। हाउ बैलेंस इज इंपॉर्टेंट, कि कैसे बैलेंस इंपॉर्टेंट होता है, कि संतुलन कैसे जरूरी होता है इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ। स्फेयर का मतलब होता है भाग, मंडल, वैसे मंडल कह सकते हैं क्योंकि लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, जैवमंडल, हर एक में मंडल जुड़ता है स्फीयर शब्द से। तो मंडल, जीवन के हर मंडल में, एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, यानी जीवन के हर मंडल में कैसे जरूरी है। जैसे धरती पर हर चीज संतुलित है इसलिए यहां पर जीवन है, वैसे ही जीवन के हर क्षेत्र में, स्फेयर का मतलब मंडल होता है, यहां पर अपन क्षेत्र बोल सकते हैं इसको, कि जीवन के हर क्षेत्र में हाउ बैलेंस इज इंपॉर्टेंट, कि कैसे बैलेंस इंपॉर्टेंट होता है इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ। जीवन के हर क्षेत्र में बैलेंस कैसे इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए चर्चा करनी है। तो आप लोग भी जानते हो कि बैलेंस बहुत जरूरी है जीवन में, कि अपन कोई भी, हमारे जीवन में जो चीज जितनी मात्रा में होनी चाहिए उतनी मात्रा में ही अपन अगर उसको रखते हैं तो हमारा जीवन सही चलता है। जितनी मात्रा में खाना होता है उतनी मात्रा में ही अपन खाते हैं तो जीवन सही चलता है। जितनी मात्रा में पढ़ाई करनी होती है उतनी मात्रा में करते हैं तो ही जीवन सही चलता है। काम जितना होना चाहिए उतना ही हो, खेलना जितना होना चाहिए उतना ही हो। हर चीज जितनी मात्रा में जीवन में होनी चाहिए वो उतनी ही मात्रा में होनी चाहिए, इसको बैलेंस कहते हैं। तो केवल धरती पर सब चीजें बैलेंस में है इसलिए धरती पर जीवन है, ये तो सही है, लेकिन क्या जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी बैलेंस का महत्व है? तो बिल्कुल, जीवन के हर क्षेत्र में बैलेंस का महत्व है, संतुलन का महत्व है। संतुलन का हर जगह महत्व है। जहां भी संतुलन बिगड़ता है, साइकिल कोई चला रहा है, संतुलन बिगड़ गया तो वो गिर गया। संतुलन का महत्व हर जगह होता है, तो बैलेंस का हर जगह महत्व होता है। बस यही डिस्कशन हमें करना था क्लास में। अगर क्लास होती तो अपन डिस्कशन करते भी, लेकिन ये बातें आपके सामने आनी चाहिए थी जो मैंने बता दी है आपको। इससे रिलेटेड संतुलन के लिए भी मैंने एक वीडियो आपके साथ में अटैच करूंगा मैं, तो वो आपको देखना है। इसको रिटर्न में नहीं करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 को रिटर्न में नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैं एक वीडियो आपको शेयर करूंगा, वो वीडियो आप देखें।
उसमें संतुलन का महत्व बताया गया है कि संतुलन का कितना महत्व है जीवन में। धरती पर जैसे सारी चीजें संतुलित है, ऑक्सीजन जितनी होनी चाहिए उतनी है, जानवर जितने होने चाहिए उतने हैं, पानी जितना होना चाहिए उतना है, गैसें जो गैस जितनी मात्रा में होनी चाहिए उतनी है, टेम्परेचर जितना होना चाहिए उतना है, इसलिए धरती पर जीवन है। तो ये जो बैलेंस जो है इसका धरती पे जीवन होने में भी महत्वपूर्ण स्थान है, और जीवन के भी हर क्षेत्र में, हर स्फीयर में बैलेंस जरूरी है। तो ये बस इतनी चर्चा हमें करनी थी, डिस्कशन करना था, जो मैंने आपको बता दिया है, डिस्कशन हो गया है। और इसके बैलेंस के लिए एक मैं वीडियो भी शेयर करूंगा, वो आप देख लेना। बाकी इसमें रिटर्न में कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4, द आर्टिस्ट इन यू, आपके अंदर कलाकार। द आर्टिस्ट यानी कलाकार, इन यू यानी आपके अंदर, आपके अंदर कलाकार। तो यहां पर एक आपको एक्टिविटी दी गई है जिसके थ्रू आप अपने अंदर के कलाकार को जगा सकते हो। आप कलाकार बन सकते हो, आर्टिस्ट बन सकते हो। आर्ट से बनता है आर्टिस्ट। तो क्या बनाना है आपको, यहां पर मैं बताऊंगा आपको पढ़ करके कि क्या बनाना है जिसके थ्रू आप आर्टिस्ट बन सकते हो। तो इस तरह का कोई अगर बनाना चाहे तो वो बना ले, ला करके दिखा भी सकता है वो। तो क्या बनाना है, यहां पर धूप घड़ी बनानी है आपको। सन डायल, इंग्लिश में सन डायल कहते हैं, धूप घड़ी। आपने देखा होगा घरों में कि इतनी बजे यहां पे धूप आती है। पुराने लोग इस तरह से टाइम का पता कर लेते थे कि धूप यहां पर आ गई है घर में, इसका मतलब इतनी बज गई, धूप वहां पर आ गई, इसका मतलब इतनी बज गई। इसको धूप घड़ी कहते हैं। इस तरह की एक घड़ी भी बनाई जा सकती है जिसको सन डायल कहते हैं। इसके लिए भी मैं एक वीडियो शेयर करूंगा कि आप कैसे धूप घड़ी बना सकते हो। तो वो आप देखें वीडियो, और उसमें जो तरीका बताया गया धूप घड़ी बनाने का, सन डायल बनाने का, उस तरीके से अगर आप बना सकते हो तो आप कोशिश करें। ये एक आर्टिस्टिक काम है, कलात्मक काम है, और अगर किसी से बन जाती है तो वो दिखाने के लिए भी जरूर लाए। तो इसमें क्या लिखा है, मेक ए सन डायल, एक धूप घड़ी बनाएं, यूजिंग एनी मटेरियल, कोई मटेरियल को यूज करते हुए धूप घड़ी बनाएं, इंक्लूडिंग, क्या इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें क्या शामिल कर सकते हैं बनाने में, मॉडलिंग क्ले, यानी बनाने की जो मिट्टी आती है, ये चिकनी मिट्टी जो आती है, मॉडलिंग क्ले, चिकनी मिट्टी को कह सकते हैं हम, या मॉडलिंग क्ले आती भी है बाजार में जिसमें हाथ भी गंदे नहीं होते अपने, तो उसको मॉडलिंग क्ले कहते हैं, उसको काम में ले सकते हैं। ए शॉर्ट स्टिक, एक छोटी लकड़ी, 2 फीट हाइट यानी 2 फीट ऊंचाई की एक छोटी लकड़ी काम में ले सकते हैं। स्मॉल मैच स्टिक, यानी छोटी जो माचिस की स्टिक्स होती है वो काम में ले सकते हैं। फॉर द डायल, उसका डायल बनाने के लिए घड़ी का, एटसेट्रा आदि। शो इट इन द क्लास, और इसको क्लास में शो कर सकते हैं। तो मैंने आपके साथ में एक वो शो एक शेयर करूंगा, मैं एक वीडियो मैंने निकाला है सन डायल बनाने के लिए, तो आप उसको देखें, और अगर आपको वो ठीक लगता है, आप कर सकते हैं, तो आप उसको ट्राई करें और बना करके बताएं। ये हार्डली नहीं है, जरूरी नहीं है, आप अगर कर सकते हैं तो करें। तो ये एक्टिविटी है, इसको भी आपको रिटर्न में नहीं करना है, ये भी रिटर्न में नहीं करना है। इसके लिए भी एक वीडियो मैं शेयर करूंगा, केवल उसको देखना है। मैंने जिनको क्रॉस किया है वो रिटर्न में नहीं करने हैं, थर्ड को भी नहीं करना है, फोर्थ को भी नहीं करना है। फोर्थ में एक्सरसाइज एक्टिविटी दी गई है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है रिसर्च प्रोजेक्ट। ये एक खोज का प्रोजेक्ट है, रिसर्च का प्रोजेक्ट है। क्या है इसमें, आइए पढ़ते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हाउ एंड व्हेन यानी कैसे और कब, द अर्थ वाज फॉर्म्ड, धरती बनी थी। क्या आप जानते हैं कि धरती कब बनी और कैसे बनी। सर्च द इंटरनेट, इंटरनेट को सर्च करें, इंटरनेट पर ढूंढें। और रीड या पढ़ें रिलेवेंट यानी इससे संबंधित बुक्स यानी किताबें। टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। हाउ द प्लैनेट वाज फॉर्म्ड, कि प्लैनेट जो है, ग्रह जो हैं वो कैसे फॉर्म्ड हुए यानी कैसे बने। हाउ ओल्ड इट इज, कितने पुराने हैं ये। द डिस्टेंस, दूरी, बिटवीन द अर्थ एंड द नियरेस्ट प्लैनेट, धरती और सबसे नियरेस्ट प्लैनेट के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है। एंड अदर फैसिनेटिंग फैक्ट्स, और दूसरे जो आश्चर्यजनक
तथ्य हैं उनको जानें। प्रेजेंट योर वर्क, और आपका काम जो है उसको प्रेजेंट करें, दिखाएं इन क्लास में इन द फॉर्म ऑफ ए चार्ट, एक चार्ट की फॉर्म में, एक चार्ट के रूप में आपको ये चीजें दिखानी है। तो इसमें कुछ चीजें बताई गई है कि ये चीजें आप इंटरनेट से सर्च करके देखें और इसका एक चार्ट बनाएं कि धरती कितनी पुरानी है, प्लानेट कितने पुराने हैं, धरती और प्लानेट के बीच की दूरी कितनी है, इस तरह की बातें। तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो शेयर करूंगा आपको, जिसमें धरती कैसे बनी, कितनी पुरानी है, ये सब बातें हैं उसमें। तो आप उसको देखें उस वीडियो को, और उसके आधार पर आप कुछ फैक्ट्स, अगर इसमें चार्ट नहीं बनाना है आपको ये केवल पॉइंट डालना है। क्वेश्चन नंबर 5 रिसर्च प्रोजेक्ट, और इसका क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है, ये आप नहीं लिखें, केवल रिसर्च प्रोजेक्ट लिख के इसके आंसर में उस वीडियो में अगर आपको कुछ बातें ध्यान में आती है कि धरती से संबंधित कुछ फैक्ट ध्यान में आते हैं, तो 2-3 फैक्ट आप इसमें आंसर में लिख दें। आप चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो ये आपको करना है रिटर्न में। केवल ये जो 2 क्वेश्चन है 3rd और 4th, ये आपको रिटर्न में नहीं करने हैं, बाकी 1st करना है, 2nd करना है और 5th करना है। तो ये 5 जो एक्टिविटी दी हुई थी ये हमने डिस्कस की है। इनमें से मोस्टली मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा और उनको आप देखें, उसके बेसिस पर आप इनको करें। आगे एनसीईआरटी कॉर्नर शुरू हो जाता है। एनसीईआरटी जो सेंट्रल बोर्ड है उसका इस बार जो 6th 7th 8th में बुक्स है वो सेंट्रल बोर्ड की सब अप्लाई हो चुकी है, और उसमें एनसीईआरटी की बुक्स हैं ये सारी। तो एनसीईआरटी का कॉर्नर यहाँ पर अलग से दिया हुआ है। यहाँ ये कुछ क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड, तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। ब्रीफली का मतलब होता है संक्षेप में, यानी छोटे रूप में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, इन प्रश्नों के उत्तर छोटे रूप में देवें। क्वेश्चन नंबर ए, हाउ डज ए प्लैनेट डिफर फ्रॉम ए स्टार। हाउ यानी कैसे, डज हेल्पिंग वर्ब है, ए प्लैनेट यानी एक ग्रह, एक प्लैनेट कैसे, डिफर यानी अलग होता है, फ्रॉम ए स्टार एक स्टार से। एक प्लैनेट एक स्टार से कैसे अलग होता है, डिफर कैसे होता है, यानी दोनों में क्या डिफरेंस है, प्लैनेट क्या होता है और स्टार क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसका एक आंसर ऐसे तो कहीं नहीं मिलेगा आपको, तो मैंने इसके लिए एक आंसर प्रिपेयर किया है, ये आपको लिखना है। आपको अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है, क्योंकि ये नोटबुक है आपके पास लाइनिंग वाली। प्लैनेट्स आर बिग हेवनली बॉडीज। प्लैनेट जो होते हैं वो बड़ी हेवनली बॉडीज होते हैं, विच जो कि डू नॉट हैव देयर ओवन लाइट एंड हीट, जो कि नहीं रखते हैं उनका खुद का प्रकाश और गर्मी। प्लैनेट में खुद का प्रकाश नहीं होता, न उनमें खुद की गर्मी होती है। तो फिर से मैं बताना चाहूंगा प्लैनेट्स क्या होते हैं। प्लैनेट्स आर बिग हेवनली बॉडीज। प्लैनेट्स बड़े आकाशीय पिंड होते हैं, विच डू नॉट हैव जो कि नहीं रखते हैं, देयर ओवन उनका खुद का, लाइट एंड हीट प्रकाश और गर्मी। यानी प्लैनेट्स बड़े बड़े ऐसी हेवनली बॉडीज हैं जिनके पास खुद की लाइट और हीट नहीं होती, एंड रिवॉल्व और चक्कर लगाते हैं अराउंड द सन, सन के चारों ओर। तो ये तो होते हैं प्लैनेट्स। और स्टार क्या होते हैं, जबकि स्टार जो है, स्टार में आपको इसी में से बना देना है एंड, और इसके बाद लिखना है एंड और, यहां प्लैनेट्स के जगह पर आप स्टार्स लिख दें। एंड स्टार्स आर बिग हेवनली बॉडीज विच डू नॉट की जगह आप ये डू नॉट हटा दें उसमें, विच हैव देयर ओवन लाइट एंड हीट, जो कि रखते हैं अपने खुद का प्रकाश और गर्मी। बस ये रिवॉल्व करने वाला उसमें ऐड नहीं करें। तो तारे क्या होते हैं, जिनके पास खुद की गर्मी और प्रकाश होते हैं। ऐसी जो बड़ी हेवनली बॉडीज होती है वो स्टार होती है। तो इस तरह से आप दोनों के बारे में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मीन्ड बाय द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से का क्या मतलब होता है, सोलर सिस्टम का क्या मतलब होता है। तो यहां पर हमने पढ़ा था सोलर सिस्टम में,
सोलर सिस्टम का मतलब क्या होता है, ये लिखना है आपको। सोल इन्वर्टेड कोमा में इनको पैक करना है इसको। सोल मीन्स सन, सोलर में जो सोल है उसका मतलब है सन, एंड सिस्टम रेफर्स टू इट्स फैमिली, और जो सिस्टम शब्द है वो प्रदर्शित करता है इसकी फैमिली को, इसके परिवार को। तो सूरज, सोल तो सूरज को प्रदर्शित करता है और फैमिली उसके परिवार को, यानी सौर परिवार। आगे और भी लिख सकते हैं आप, लिखना है द हेवनली बॉडीज। अब इसके परिवार में कौन है? द हेवनली बॉडीज, आकाशीय पिंड, दैट रिवॉल्व अराउंड इट, जो कि इसके चारों ओर घूमते हैं, इन डेफिनेट ऑर्बिट्स, निश्चित कक्षाओं में। दीज हेवनली बॉडीज, ये जो हेवनली बॉडीज होती है, दैट कॉन्स्टिट्यूट, जो कि बनाती है, द सोलर फैमिली, जो कि सोलर फैमिली को बनाती है, आर यानी वो ये हैं, द 8 प्लैनेट्स, 8 तो प्लैनेट होते हैं, एंड देयर सैटेलाइट्स या मून्स, और उनके जो सैटेलाइट्स या मून्स होते हैं, मेटियोर्स यानी उल्काएं, कॉमेट्स यानी धूमकेतु, एंड स्टीरोइड्स यानी क्षुद्र ग्रह। ये सारा मिलकर के सोलर फैमिली होती है। तो सोलर फैमिली को लिखने के लिए इतना आप लिख देंगे तो वो सफिशिएंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर सी, नेम ऑल द प्लैनेट्स, सभी प्लैनेट्स के नाम लिखें, अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस, उनकी दूरी के अनुसार, फ्रॉम द सन, सूर्य से। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार प्लैनेट्स के नेम लिखने हैं। तो यहां पर आपको ये जो आप देख रहे हैं, ये जो यहां पर लिखे हुए हैं, ये सूरज से दूरी के अनुसार ही लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला प्लैनेट जो है वो आप लिखें मरकरी, नंबर से लिख दें आप, नंबर लगा के, नंबर 1 मरकरी, नंबर 2 वीनस, नंबर 3 अर्थ, नंबर 4 मार्स, नंबर 5 जुपिटर, नंबर 6 सैटर्न, नंबर 7 यूरेनस, नंबर 8 नेपच्यून। तो ये आप नंबर लगा के लिख दें। ये जो अपन ने जिस क्रम में लिखे हैं ये सूरज से दूरी के अनुसार ही है, तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, वाई इज द अर्थ कॉल्ड, अर्थ क्यों कहलाती है ए यूनिक प्लैनेट, एक अद्वितीय ग्रह। अपनी जो धरती है, अपनी जो अर्थ है वो यूनिक प्लैनेट क्यों कहलाती है, अद्वितीय ग्रह क्यों कहलाती है। तो हम जानते हैं कि ये यूनिक प्लैनेट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जीवन है, यहाँ पर सजीव रहते हैं, और कोई प्लैनेट ऐसा नहीं है। तो ये आंसर आप लिख सकते हैं इस तरह से। अर्थ के लिए छोटे आंसर लिखने अपने को, इसलिए हम लिखेंगे द अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट, अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में, बिकॉज, क्योंकि, इट इज द ओनली वन, यही एकमात्र अकेला है, टू सपोर्ट लाइफ, जो जीवन को सहयोग करता है, जहां पर जीवन है। क्योंकि ये अकेला ऐसा ग्रह है जहां जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। सारी चीजें यहां पर ऐसी है जो लाइफ को सपोर्ट करती है। ये अकेला ऐसा ग्रह है, इसलिए इसको यूनिक प्लैनेट कहते हैं। तो यहां से लेकर आप यहां तक इसका आंसर लिख दें। क्वेश्चन नंबर ई, हु की जगह यहां पर हाउ लिख दें आप। हाउ डू वी सी, कैसे हम देखते हैं, ओनली वन साइड, केवल एक ही साइड, ऑफ द मून, चंद्रमा की, ऑलवेज यानी हमेशा। चंद्रमा की एक ही साइड कैसे दिखती है अपने को हमेशा। तो ये बात हम पढ़ चुके हैं लेसन में, इसके क्वेश्चंस भी आ चुके हैं कि चंद्रमा की एक ही साइड हमें क्यों दिखती है, दूसरी साइड जो है वो डार्क साइड क्यों नहीं दिखती है। तो यहाँ से स्टार्ट करना आप इसका आंसर। देखो यहाँ से, ये जो द मून एंड इट्स फेजेज है ना, इसमें वरना ये बड़ा हो जाएगा आंसर, इसलिए छोटा करने के लिए मैंने इसको बीच में से कट किया है। तो यहां से आप इसको द मून ऐड करना होगा आपको। यहां से द मून यहां पे ऐड करके फिर आगे का शुरू कर देंगे अपन। द मून मेक्स, चंद्रमा बनाता है, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक पूरा चक्कर, ऑफ द अर्थ यानी धरती का, इन अबाउट 28 डेज, लगभग 28 दिनों में। इट आल्सो टेक्स द सेम टाइम, और ये इतना ही समय लेता है, टू रोटेट करने में, यानी अपनी जगह पे घूमने में, वंस यानी एक बार, अबाउट इट्स एक्सिस, इसकी धुरी पर। और जितना टाइम ये धरती के चारों ओर चक्कर लगाने में लेता है, उतना ही टाइम ये अपने एक्सिस यानी अपनी धुरी पर रोटेट करने में भी उतना ही टाइम लेता है। दिस इज वाई,
इसीलिए वी ऑलवेज सी, हम हमेशा देखते हैं द सेम साइड ऑफ द मून, मून की सेम साइड। बस यहां तक लिखना है आपको। इसीलिए हम देखते हैं मून की एक साइड, क्योंकि जितना टाइम इसको रिवॉल्यूशन में लगता है उतना ही टाइम इसको रोटेशन में लगता है। तो ये इसका आंसर है जो कि ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर एफ, व्हाट इज द यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है, ब्रह्मांड क्या है। तो लेसन की जो सबसे पहली लाइन है वही इसके बारे में बता देती है, एकदम स्टार्टिंग जो लेसन होता है ये। द यूनिवर्स इज, जो ब्रह्मांड है, द यूनिवर्स इज एन इन्फिनिट एक्सपेंस। यूनिवर्स इज एन इन्फिनिट एक्सपेंस। इन्फिनिट का मतलब होता है अनंत, एक्सपेंस का मतलब है विस्तार। यूनिवर्स एक अनंत विस्तार है। द यूनिवर्स इज एन इन्फिनिट एक्सपेंस, ब्रह्मांड एक अनंत विस्तार है। इन विच, जिसमें कि ऑल मैटर्स यानी सारे पदार्थ, स्टार्स यानी तारे, प्लैनेट्स यानी ग्रह, सैटेलाइट्स यानी उपग्रह, एटसेट्रा यानी आदि, एग्जिस्ट यानी अस्तित्व रखते हैं। ये एक अनंत विस्तार है जिसमें ये सारी चीजें अस्तित्व रखती है, ये जो सारी चीजें हैं वो होती है। तो ये आपको इसका आंसर लिखना है, द यूनिवर्स इज एन इन्फिनिट एक्सपेंस इन विच ऑल मैटर, स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एटसेट्रा एग्जिस्ट यानी अस्तित्व रखते हैं। तो इस तरह से आपको ये आंसर क्वेश्चन करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, I have the plan actually about completing of these all question answers। मेरे पास जो आज प्लान था वो कंप्लीट करने का था इसके क्वेश्चन आंसर्स को, लेकिन ये कुछ रह गए हैं क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट पेज पर। कुछ MCQ हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और बाकी के ये क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, ये एक गेम है जो आपको मैं समझा दूंगा कैसे गेम है ये खेलने का। इसमें रिटर्न वर्क नहीं है। रिटर्न वर्क जो बचा है इसमें केवल ये MCQ बचे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बचे हैं बस। बाकी के केवल ये रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें हैं, समझने की चीज़ें हैं। थोड़े से रिटर्न वर्क बच गया है, तो इसको लेना तो पड़ेगा अपने को नेक्स्ट टाइम। या तो हम इसको ले लें, इसको MCQs को, और बाकी का जो एक्सप्लेनिंग पार्ट है, लेकिन एक्सप्लेनिंग को तो लेना ही पड़ेगा, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा छोड़ देते हैं आज। वी आर लिविंग दिस लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। इस लास्ट पार्ट को हम छोड़ रहे हैं आज, तो इसको हम नेक्स्ट टाइम कंप्लीट कर लेंगे। केवल ये कुछ क्वेश्चंस हैं और ये कुछ अंडरस्टैंडिंग का मैटर है यहाँ पर, और उसके बाद ये लेसन अपना कंप्लीट हो जाएगा। बट यू हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स विच आई हैव गिवन यू टूडे। आज जो मैंने आपको दिए हैं वो क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, और जो वीडियोज़ में रिलेटेड वीडियो आपको शेयर करूंगा वो भी आप देखें, और उन वीडियो के बेसिस पर ये जो एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस मैंने दिए थे, 2 क्वेश्चन रिटर्न के नहीं हैं, बाकी के आपको रिटर्न में करने हैं। और ये NCERT कॉर्नर के जो क्वेश्चंस दिए हैं ये सभी जो रिटर्न वर्क है ये करें, और जो भी करें वो हैंडराइटिंग का उसमें ध्यान रखें, ताकि आप भी उनको रीड कर सकें और हम भी उनको रीड कर सकें। आप भी उनको यूज कर सकें जब आपको लर्न करना हो, और आपकी नोटबुक है वो भी वेल अप टू डेट और प्रॉपर सिचुएशन में हो। तो इसलिए मैं बार बार ये कहना चाहूँगा कि हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान रखें, और चीज़ों को सिर्फ लिख करके नहीं छोड़ें बल्कि उनको लर्न करने की भी कोशिश करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल कंप्लीट दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Have a nice day. See you and bye.